अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 31 कवर करेंगे विच इज़ क्लाउड कॉस्ट मैट्रिसेस एंड प्राइसिंग मॉडल्स। इस चैप्टर में टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं 154 से लेकर 157 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 154 विच इज़ बिज़नेस कॉस्ट मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्राइसिंग मॉडल्स और कॉस्ट मैट्रिसेस पढ़ेंगे जिसकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन से डिसाइड करती हैं कि उन्हें क्लाउड सर्विसेज चीप पड़ेंगी या एक्सपेंसिव पड़ेंगी अगर वो अपने ओन आईटी सेटअप पर उसको रन करें, या फिर अगर वो किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं तो उन्हें चीप पड़ेगा या एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये सब कंपैरिजन करने के लिए जो हम मैट्रिसेस इस्तेमाल करते हैं वो कॉस्ट मैट्रिसेस होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कौन-कौन से मेन कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन से इवैल्यूएट करती हैं कि एक क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा या फिर ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशन का मतलब है कि अब आप अपनी सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, और ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सारी चीज़ें फिजिकली मौजूद है, उसका अपना हार्डवेयर है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी है। कौन-सा तरीका बेस्ट रहेगा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने में, तो ये जिन फैक्टर्स की बेसिस पर जज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ये जो मैट्रिसेस हैं ये बिज़नेस कॉस्ट मैट्रिसेस कहलाता है जिनकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कौन-सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है। कौन-सा ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा दे सकता है जिससे कोई लॉसेस भी ना हो। तो सबसे पहले है अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट इज़ लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक वन टाइम स्टार्टिंग कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी है वो अपना खुद का डेटा सेंटर स्टार्ट करना चाहती है, तो वो सर्वर्स खरीदेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस खरीदेंगे, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, कूलिंग सिस्टम करेंगे, फिर उन सब की इंस्टॉलेशन कराएंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आएगी। लेकिन ये एक वन टाइम कॉस्ट है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर इनको लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऑन प्रेमिसेस आईटी सॉल्यूशन की एग्जांपल है, बट बजाय इससे कि वो हर चीज़ खुद खरीदे, अगर वो किसी दूसरी थर्ड पार्टी से क्लाउड सर्विसेज लेता है जो कि सेकंड ऑप्शन है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको पर्सनली कोई हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तमाम रिसोर्सेज को जस्ट रेंट कर सकते हैं और बहुत लो अपफ्रंट कॉस्ट आएगी। और इसमें जो क्लाउड ऑप्शन है, क्लाउड सॉल्यूशन जो है वो एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है सर्विस कंज्यूमर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस आईटी सॉल्यूशंस। इसके बाद है ऑनगोइंग कॉस्ट। ऑनगोइंग कॉस्ट इज़ लाइक एक मंथली कॉस्ट। ये रेगुलर और कंटिन्यूअस कॉस्ट होती है मंथली बेसिस पर जो कि पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं तो उसकी ऑनगोइंग कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सॉफ्टवेयर की लाइसेंसेस जिनकी मंथली हमें पे करनी होती है, फिर स्टाफ की सैलरीज हो गई, सिस्टम को मेंटेन करने की मंथली चार्जेस हो गए, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर हम ऑनगोइंग कॉस्ट की बात करें तो क्लाउड सॉल्यूशन शुरू-शुरू में चीप लगते हैं, बट जैसे-जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हमें ये इस्तेमाल करना है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ऑनगोइंग कॉस्ट में होता है कि आप प्रेम प्रेमिसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करें। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिज़न करें तो अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो ऑन प्रेमिसेस के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, व्हेयर एज़ क्लाउड के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो होती है, फिर लो होती है, बहुत कम होती है। कि आप सारी रिसोर्सेज को रेंट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग देम। बट ऑनगोइंग कॉस्ट में क्या होता है, क्योंकि वो एक मंथली कॉस्ट है जो आपको हर महीने या फिर हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद देनी है, तो क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बाय द टाइम एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर हम इनको लॉन्ग टर्म में देखें। तो ऐसी सिचुएशंस में ऑन प्रेमिसेस आईटी ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इसके बाद एक थर्ड फैक्टर होता है विच इज़ एडिशनल कॉस्ट। ये कुछ एडिशनल और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जिनको अक्सर जो है दूसरे फैक्टर्स के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि बहुत कम टाइम में एक बड़ी अमाउंट पैसे की अरेंज करना। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए पैसों की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए अर्जेंट बेसिस पे, तो वो क्या करेंगे कि लोन लेंगे, फिर लोन पे वो इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो क्लाउड जो है वो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियल बेसिस पर ज़रूरत नहीं है करने की। आप सब कुछ रेंट कर सकते हो, आपको सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। के बाद होता ही सेकंड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब है कि आपने ऑलरेडी जो कैपिटल लगाया था, जो इनिशियली आपने पैसा लगाया था, वो रिकवर नहीं किया जा रहा है, वो रिकवर नहीं हो रहा है।
पैसा आप ऑलरेडी लगा चुके हैं लेकिन वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, मिलियंस खर्च कर दिए हैं सर्वर्स लगाने में, डेटा सेंटर बिल्ड करने में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिज़िकली पर्सनल अपना डेटा सेंटर बिल्ड करने में। तो अगर अब वो क्लाउड पे शिफ्ट करेंगे तो उनका पहले लगाया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो वो संक कॉस्ट कहलाती है कि आपने पैसा लगा दिया लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके। इसके बाद थर्ड होती है इंटीग्रेशन कॉस्ट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी एक सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या ऐप के साथ कनेक्ट करें तो वो इंटीग्रेशन कहलाती है। क्लाउड सर्विसेज को एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने की कॉस्ट इज़ इंटीग्रेशन कॉस्ट, जिसमें एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको पे करना है, टेस्टिंग करनी है आपने क्लाउड सर्विसेज की जिनको आप इंटीग्रेट करनी है, अपने स्टाफ को ट्रेन करना है आपने और सिस्टम की सेटअप करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अगर आप क्लाउड सर्विसेज़ भी इस्तेमाल करें, इट्स नॉट लाइक कि आपने फ़ौरन से आप एक क्लाउड सर्विस ली और काम करना शुरू कर दिया। इंटीग्रेशन कॉस्ट भी होती है, अगर आप अगर किसी दूसरे थर्ड पार्टी से आप क्लाउड सर्विसेज़ ले रहे हैं तब भी इंटीग्रेशन कॉस्ट एग्ज़िस्ट करती है कि आपको ये सारा पैसा इन चीज़ों में लगाना पड़ेगा। स्टाफ को ट्रेन करने में, अपना सिस्टम सेटअप करने में, चीज़ें कॉन्फ़िगर करने में, सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में, तो इस ये कॉस्ट भी इंक्लूड होती है जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। लॉक इन कॉस्ट का मतलब होता है कि आप किसी एक प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट हो गए बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। यानी कि आपके जो सिस्टम्स हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी की वजह से आप किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ स्टक हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो एप्लीकेशंस हैं, वो सिर्फ़ एडब्ल्यूएस यानी अमेज़न वेब सर्विस के लिए डिज़ाइन की गई हैं और अब आप जो है वो किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर पे या फिर गूगल क्लाउड पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशंस है वो एडब्ल्यूएस की बेसिस पर डिज़ाइन हुई हुई है। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं कि स्विच करना अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को ईज़ी नहीं होता और अगर प्रोवाइडर्स जो हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स जो आपको ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो अपनी प्राइसेज़ इंक्रीज़ कर दें तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो इस फैक्टर की वजह से क्लाउड ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं, क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशंस का अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो बिज़नेस बेनिफिट्स कम हो जाती हैं। अगर हम इस पूरे मॉड्यूल को समराइज़ करें तो क्लाउड कॉस्ट जो है वो सिर्फ़ एक रेंटल प्राइस नहीं है। अगर आप क्लाउड सर्विस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ रेंट पे करना है। जो आप हार्डवेयर या जो भी सर्वर्स यूज़ करें सिर्फ़ रेंट पे करना नहीं है, बल्कि ऑर्गनाइज़ेशंस को अपफ्रंट कॉस्ट, ऑनगोइंग कॉस्ट, हिडन कॉस्ट और जो एडिशनल कॉस्ट हमने पढ़ी ये सब कंसिडर करनी चाहिए। कभी-कभार जो है कुछ सिचुएशंस में क्लाउड जो है वो चीप पड़ता है आपको, कभी-कभार ऑन प्रेमिसेस जो हमने पढ़ा कि एक दफ़ा ही आप सारा हार्डवेयर खरीद के अपना डेटा सेंटर खुद का बिल्ड कर लें, तो ये कुछ सिचुएशंस में बेटर होता है, बट कुछ सिचुएशंस में हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के डिसीजन लेना पड़ता है। ये जो स्मार्ट डिसीजन है, ये आप तभी ले सकते हैं जब आप इन तमाम कॉस्ट को एनालिसिस करें, अच्छे से नज़र में रखें और अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड करें। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ क्लाउड यूसेज कॉस्ट मैट्रिसेस। इस मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि जब आप कोई क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं तो क्लाउड प्रोवाइडर्स किस तरह से आपका बिल कैलकुलेट करते हैं, किन फैक्टर्स की बेसिस पर करते हैं, वो मैट्रिसेस क्या होते हैं वो हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। कि हमने हमने पहले भी पढ़ा था जैसे डिफरेंट पे पर यूज़ मॉनिटर्स और डिफरेंट जो कैलकुलेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, आप सिंपली क्लाउड में उतना ही पे करते हैं जितना आपने इस्तेमाल की होती है सर्विस। तो वो जो मैट्रिसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट क्लाउड यूसेज कॉस्ट मैट्रिसेस होते क्या हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर्स इस्तेमाल करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपने कितना ज़्यादा नेटवर्क इस्तेमाल किया, कितने ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स इस्तेमाल किए, कितनी ज़्यादा स्टोरेज आपने कंज्यूम की है और कितनी ज़्यादा सर्विस आपने इस्तेमाल की है। इसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो पे एज़ यू यूज़ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप पहले पे करें, पहले यूज़ करें और फिर जितना आपने यूज़ किया होगा उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। पहला फैक्टर है नेटवर्क यूसेज कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? जब आप ओवर द नेटवर्क कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उस चीज़ की कॉस्ट होती है। नाउ नेटवर्क ट्रैफ़िक की 2 तरह की टाइप्स होती है, इनबाउंड ट्रैफ़िक और आउटबाउंड ट्रैफ़िक। इनबाउंड ट्रैफ़िक का मतलब है जो डेटा आपके क्लाउड में आ रहा है, जो आप रिसीव कर रहे हैं, और आउटबाउंड क्लाउड का मतलब होता है जो डेटा आपके क्लाउड से जा रहा है यानी आप सेंड कर रहे हैं किसी को। यहाँ पर अक्सर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को इनबाउंड ट्रैफ़िक के लिए चार्ज नहीं करते। इनबाउंड ट्रैफ़िक यानी कि जब क्लाउड में जो डेटा उनका रिसीव कर रहे हैं वो लोग, जो डेटा बाहर से आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि उनकी स्टोरेज कंज़्यूम होती है और जितनी ज़्यादा स्टोरेज कंज़्यूम होगी उतनी ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। तो अक्सर क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो इनबाउंड ट्रैफ़िक के लिए चार्ज नहीं करते अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके यूज़र्स जो हैं वो क्लाउड में डेटा मूव करें।
और जो चार्जिंग की ये चार्ज जो किया जाता है ये कंबाइंड भी हो सकती है। इनबाउंड प्लस आउटबाउंड दोनों तरह पे चार्ज किया जा सकता है और सेपरेट भी हो सकती है। बट मोस्टली जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो सिर्फ आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए ही चार्ज करते हैं, यानी कि जब आप कोई डेटा ओवर द नेटवर्क सेंड कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नेटवर्क रिलेटेड चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस का यूज़ करना, और अगर वर्चुअल फायरवॉल्स के ज़रिए आपका ट्रैफिक पास हो रहा है तो उस बेसिस पर भी नेटवर्क रिलेटेड चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद है वीएम यूसेज कॉस्ट। ये कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू वर्चुअल मशीन्स। ये जो है आपको चार्ज किया जाता है, ये जो वर्चुअल मशीन्स की यूसेज है डिपेंड करती है कि आपने कितनी ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स इस्तेमाल की, कितना ज़्यादा टाइम वर्चुअल मशीन्स रन कर रही थी, और जो फीचर्स हैं वर्चुअल मशीन्स के सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम वो कितने इस्तेमाल किए उसके बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है ना। और इसमें जो बिलिंग स्टाइल्स होते हैं, जो बिलिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं वो कुछ 3 तरह के होते हैं। कुछ होती हैं स्टैटिक कॉस्ट, यानी कि आपको एक फिक्स्ड मंथली प्राइस पे करनी होती है। फिर कुछ पे पर यूज़ होते हैं, यानी कि आवर्ली या फिर पर सेकंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से, पर आवर के लिहाज से आपको चार्ज किया जाता है। और उसके बाद कुछ फीचर बेस्ड होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप जितना ज़्यादा रैम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यूसेज वीएम कॉस्ट जो है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और पे पर यूज़ एज़ अ सर्विस पे अप्लाई की जाती है। उसके बाद है क्लाउड स्टोरेज यूसेज कॉस्ट। ये इस बेसिस पर आपको चार्ज की जाती है कि आपने कितनी ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल की है और कितनी देर के लिए आपने स्टोरेज इस्तेमाल किया। इसमें जो कॉमन बिलिंग मेथड्स होते हैं वो आपको पर आवर के हिसाब से या फिर मंथली बेसिस पर चार्ज किए जाते हैं। फिर अगर स्टोरेज कम पड़ जाती है और मज़ीद आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर आपका बिल भी इंक्रीज़ हो जाता है। कॉमनली यही हार्डली मंथली बेसिस वाले बिलिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ लेस कॉमन मेथड जो हैं वो आपको चार्ज किया जाता है बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यानी कि आपने कितने ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म किए। और यूजुअली ऐसा सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में होता है। इसका सिंपल एक फंडा ये है कि आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे स्टोरेज को उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप डेटा स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा आप पे करेंगे। उसके बाद है क्लाउड सर्विस यूसेज कॉस्ट। ये जो है सर्विस मेनली सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। क्लाउड सर्विसेज़ जो हैं इनमें आपको इन फॉलोइंग बेसिस पर चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्सक्रिप्शन होती हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल नेटफ्लिक्स हो गई, या फिर अगर आपकी जीमेल की या गूगल ड्राइव की स्टोरेज फुल हो जाती है तो फिर आपको उसकी भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो आपकी इसमें मंथली या ईयरली बेसिस पर आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, ये जो है सर्विस वो सैस एज़ अ सर्विस जो है वो कंज़्यूमर पे नहीं करता है, मतलब जिसकी एप्लीकेशन होती है उसको पे करना पड़ता है। यानी उसके जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उस हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगी उस हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये कोई ईमेल सर्विस है, सैस की कोई एप्लीकेशन है जो एक ईमेल सर्विस है, तो उस पर मंथ चार्ज किया जाएगा। अगर जैसे पेपाल हमने पढ़ा था एक सैस की एग्ज़ाम्पल है, तो वो एक ट्रांज़ैक्शन बेस्ड है तो पर ट्रांज़ैक्शन उस पे चार्ज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स एक सैस की एग्ज़ाम्पल है तो वो स्ट्रीमिंग सर्विस है, तो उसमें सब्सक्रिप्शन की बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। बस मॉड्यूल को समराइज़ करते हैं, क्लाउड बिलिंग जो है वो यूसेज पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो यूज़ करने के मैट्रिक्स हैं कौन-कौन से होते हैं, नेटवर्क की बेसिस पर होते हैं, वर्चुअल मशीन्स की बेसिस पर होते हैं, स्टोरेज की बेसिस पर होते हैं और सर्विस की बेसिस पर होते हैं। क्लाउड आपको ये एक फैसिलिटी देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप सिर्फ उतना ही पे करें जितना आपने इस्तेमाल किया है, और आप उसको कम या ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जब आपका दिल चाहे। सो क्लाउड सर्विस जो है वो फ्री नहीं होती, वो मेजर्ड होती है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है और उस हिसाब से आपको बिल देना पड़ता है। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ मॉड्यूल 156 केस स्टडी। हम पढ़ रहे हैं एक टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होती है। किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आईटी सिस्टम पर ओवर द टाइम, पूरे लाइफ टाइम में जब तक वो इस्तेमाल किया जाएगा तब तक कितनी टोटल कॉस्ट आएगी उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसमें हार्डवेयर की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, ऑपरेशन की कॉस्ट और बाकी सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। पर हमने एक थ्योरेटिकल कंपैरिजन पढ़ा था कि अगर हमें एक क्लाउड सर्विस है तो अगर हम वो खुद से करेंगे, खुद से परफॉर्म करेंगे ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या फिर अगर हम किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन लेंगे, तो दोनों में से क्या हमारे लिए इफेक्टिव होगा, कौन सा हमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जब हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो सिर्फ हम प्राइस नहीं देखते हैं कि कौन सा हमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि क्वालिटी और कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर हम ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें हर चीज़ का कंट्रोल हमारे पास है, हमारे पास पूरा एक्सेस मौजूद है, और
काम हमें सर्विसेज़ किस तरह की डिलीवर करनी है, किस क्वालिटी की डिलीवर करनी है, डेडलाइन से पहले डिलीवर करनी है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। व्हेयर एज़ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन में क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो उस क्वालिटी की सर्विस डिलीवर ना करे जिस क्वालिटी का हम पर्सनली कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कंपैरिज़न कर रहे हैं। पहले हमने थ्योरेटिकल करा था, अब हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एक कंपनी है जिनकी एक लेगेसी एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर जो उनका है उन्होंने एक्वायर किया है, उनको वो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पे ट्रांसफ़र करना है। जिसके लिए उनकी एप्लीकेशन को एक डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत है, 4 वर्चुअल मशीन्स जो कि एटलीस्ट 2 फिज़िकल सर्वर्स पर होस्ट की जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कौन-सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा, ऑन प्रेमिसेस या फिर क्लाउड सॉल्यूशन, दोनों के लिए उन्होंने 3 साल का कंपैरिज़न बनाया है ताकि वो डिसाइड कर सकें कि कौन-सा उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ेगा। तो अगर हम अपफ्रंट कॉस्ट का कंपैरिज़न करें बिटवीन क्लाउड सॉल्यूशन एंड ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन, तो अगर हम हार्डवेयर देखें तो क्लाउड में हमें हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो सब क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से होगा। बट ऑन प्रेमिसेस में क्योंकि हर चीज़ हम खुद एक्वायर करेंगे तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि 1,90,000 का हमारा हार्डवेयर आएगा, 2 लाख तक का हमारा उसका लाइसेंसिंग होगी। बट उसके बाद जो लेबर है, जो यानी हमने अगर अपना सिस्टम लगाया है तो हम उस पे यकीनन कोई आदमी बिठाएँगे, जिसको हम हायर करेंगे, हम उसको सैलरी देंगे। तो लेबर कॉस्ट क्लाउड एनवायरनमेंट पे भी 40,000 आएगी और ऑन प्रेमिसेस पे भी 40,000 आएगी। तो यहाँ पे अपफ्रंट कॉस्ट का कंपैरिज़न किया है हमने बिटवीन क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस, तो टोटल कॉस्ट 40,000 आएगी फॉर क्लाउड एनवायरनमेंट एंड 4,30,000 आएगी फॉर ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। इसके बाद हम अगर मंथली ऑनगोइंग कॉस्ट देखें जो एक मंथली या फिर वीकली या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमें पे करना होता है, उसका कंपैरिजन करें बिटवीन क्लाउड एनवायरनमेंट एंड ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट। तो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सर्वर है, अगर हम क्लाउड एप्लीके किसी थर्ड पार्टी ऐप से क्लाउड सर्विसेज लेते हैं तो हमें 1,20,000 पे करने पड़ेंगे फॉर एप्लीकेशन सर्वर्स। बट ऑन प्रीमिसेस में क्योंकि पहले ही हमने की थी कि हमने वर्चुअल मशीन्स 2 लेनी है, जिनको 4 वर्चुअल मशीन्स लेनी है, उनको 2 फिजिकल सर्वर्स पर होस्ट करना है। तो उसकी कॉस्ट हमारे हार्डवेयर कॉस्ट में इंक्लूड हो गई, इसलिए ऑन प्रेमिसेस में हमें एप्लीकेशन सर्वर्स के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस सर्वर में 30,000 देने पड़ेंगे फॉर अ क्लाउड एनवायरनमेंट, बट डेटाबेस सर्वर के हमें ऑन प्रेमिसेस में बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट लाइसेंसिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट, तो इसके अलावा क्लाउड एनवायरनमेंट में जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस, इन सब के पैसे जो हैं वो कंज्यूमर को पे नहीं करने, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है, लाइसेंसिंग देखना, हार्डवेयर को मेंटेन करना। लेकिन ऑन प्रेमिसेस के केस में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्योंकि आप खुद ओन करते हैं तो कोई प्रोवाइडर नहीं है, तो आपको खुद पे करनी पड़ेंगी इनकी मेंटेनेंस की और लाइसेंसिंग की चार्जेस। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो क्लाउड में हमें 30,000 पे करने पड़ेंगे, ऑन प्रेमिसेस में हमें 80,000, ये कुछ एडिशनल कॉस्ट जो हमने एंड में पड़ी थी कैपिटल वगैरह की। तो वो उनमें से कुछ चीज़ें कंज्यूमर पे करते हैं और कुछ चीज़ें प्रोवाइडर पे करते हैं। तो उसमें भी क्योंकि ऑन प्रेमिसेस में हर चीज़ आप खुद ओन कर रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें और टोटल इसका सम निकालें, तो टोटल 1,84,000 हमें पे करने पड़ेंगे अगर हम क्लाउड सर्विस लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से। और ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट क्योंकि हमने खुद से हर चीज़ ओन करी है तो उसमें हमें 1,65,000 पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि अपफ्रंट कॉस्ट जो थी वो ऑन प्रेमिसेस की कम थी एज़ कम्पेयर टू क्लाउड, और मंथली कॉस्ट क्लाउड की ज़्यादा है ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से। के बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हम 3 साल तक देख रहे हैं कि कौन-सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो जो भी कॉस्ट आई है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड सॉल्यूशन जो है वो हमें सस्ता पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन। किराए, तो ये जो हमारी कॉस्ट है वो हमने 3 महीने की कॉस्ट निकाली है। अगर हम मज़ीद कैलकुलेशन करें और हम 3 साल की निकालें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा कि हमारा जो क्लाउड सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस सर्विस। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रेमिसेस में ऐसा हो सकता है कि जो रिकरिंग कॉस्ट है, रिपीटेड कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो एज़ कम्पेयर टू क्लाउड, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो क्लाउड सॉल्यूशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ मॉड्यूल 157, क्लाउड मैनेजमेंट कंसिडरेशंस। और कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, प्लान करना, ऑप्टिमाइज़ करना क्लाउड एक्सपेंसेस को, ताकि कंज्यूमर को ओवरपे ना करना पड़े और प्रोवाइडर जो है उसको भी प्रॉफ़िट मिलता रहे। इन सिंपल वे कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने पैसे को क्लाउड सर्विसेज में
बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के खर्च करना। और जब आप कोई क्लाउड सर्विस लेते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ़ स्टार्ट पे, सिर्फ़ इनिशियल टाइम पे ही डिसाइड नहीं होती, बल्कि क्लाउड सर्विस के किसी भी फ़ेज़ पर आप कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये कि आप क्लाउड सर्विस के थ्रू आउट द होल लाइफ़ साइकिल किसी भी स्टेज पर आप कॉस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन से फ़ेज़ेज़ हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फ़ेज़। ये वो फ़ेज़ होता है जब क्लाउड सर्विसेज़ को डिज़ाइन किया जा रहा होता है। आर्किटेक्चर और जो टेक्नोलॉजीज़ इस एप्लीकेशन में यूज़ होनी है, इस सर्विस में यूज़ होनी है, उनको चूज़ किया जा रहा होता है। यहाँ पे अगर हम बहुत क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट करके चलें और बहुत एहतियात से सोच समझ के डिसीजंस लें, तो हम बहुत ज़्यादा पैसे रिड्यूस कर सकते हैं और बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन्स चूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा हायर कॉस्ट होगी, जितने ज़्यादा शेयर्ड रिसोर्सेज़ आप इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि आप स्पेसिफिक अपने लिए पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल करें। अगर आप शेयर्ड रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करेंगे, तो लोअर कॉस्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशन जो है, वो कम कॉस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल टेनेंट सैस। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का मतलब है, एक सॉफ्टवेयर को अक्रॉस मैनी क्लाइंट डिवाइड किया जाता है, जबकि सिंगल टेनेंट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में हर क्लाइंट को डेडिकेटेड इंस्टेंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और कॉस्टली बन जाता है, हाईली कस्टमाइज़ेबल होता है हर कस्टमर के हिसाब से, और उसमें सिक्योरिटी भी बेटर होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसके बाद सेकंड फ़ेज़ होता है डिप्लॉयमेंट फ़ेज़। ये वो फ़ेज़ होता है जब सर्विसेज़ लॉन्च की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है। यहाँ पर अगर हम अपने यानी कितने सर्वर्स हमें डिप्लॉय करने हैं, वो नंबर हम लेस करें, और कौन-सी टाइप की स्टोरेज और नेटवर्किंग हमें इस्तेमाल करनी है, कौन-कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करने हैं, इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, अपने रिसोर्सेज़ को लेस कॉम्प्लेक्स और मोर सिंपल रखें, तो हम अपनी रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को। फ़ेज़ होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग फ़ेज़। ये वो फ़ेज़ होता है जब कंज़्यूमर एसएलए डॉक्यूमेंट साइन करता है या फिर सब्सक्रिप्शन लेता है। यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है, और एसएलए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ों की गारंटी की होती है कि हम अपनी सर्विस अप टाइम देंगे, परफॉर्मेंस हमें किस लेवल की देनी है, और फिर अगर अपना एसएलए में कोई वायलेशन करते हैं किसी चीज़ की, यानी कि हमने कोई चीज़ जो प्रॉमिस की होती है वो उससे हम लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उसकी पेनल्टीज़ होती है। तो अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो फिर इस फेज़ में भी हम अपनी प्राइस को कम रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा एसएलए डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स दी जाएँगी, उतनी ज़्यादा ही प्राइस हाई होगी। इसके बाद हमारा फोर्थ फेज़ होता है प्रोविज़निंग एंड डीकमिशनिंग फेज़। ये वो फेज़ होता है जब रिसोर्सेज़ को एलोकेट किया जाता है और रिसोर्सेज़ को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोविज़निंग करें, ओवर प्रोविज़निंग का मतलब होता है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ को एलोकेट करें और अपने लिए रिज़र्व कर लें, जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा। से हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे, और इसके अलावा टाइमली हम अपने रिसोर्सेज़ को डीकमीशन करें, यानी रिसोर्सेज़ को रिलीज़ करें। यानी अब जिस रिसोर्स की हमें अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है और उसका काम हो गया है, तो उसको हम रिलीज़ कर दें, तो इससे हमारे कॉस्ट सेव होती है। इन शॉर्ट जो है वो क्लाउड सर्विस में हम पैसे बचा सकते हैं अगर अनयूज़्ड रिसोर्सेज़ को हम रिलीज़ कर दें। और जो क्लाउड सर्विसेज़ की डिफरेंट रिसोर्सेज़ की जो प्राइसेज़ होती हैं, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहला है मार्केट कंपटीशन। अगर बहुत सारे प्रोवाइडर्स सेम सर्विस ऑफ़र करेंगे, तो उसकी कम प्राइस होगी। अगर कोई सर्विस यूनिक है और बहुत कम प्रोवाइडर्स हैं जो वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस हाई होगी। उसके बाद है प्रोवाइडर ओवरहेड्स, यानी जितनी ज़्यादा हमारी सर्विस कॉम्प्लेक्स होगी, उतने ज़्यादा पैसे प्रोवाइडर माँगेगा उस सर्विस को करने के लिए। उसके बाद है आईटी रिसोर्स शेयरिंग। हमने पहले भी पढ़ा था कि शेयर्ड रिसोर्सेज़ जो हैं वो कम कॉस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल रिसोर्सेज़। हाँ, जो डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, सिर्फ़ एक प्राइस टैग नहीं होता, बल्कि ये मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। लाइक कॉस्ट मैट्रिसेस, कि वर्चुअल मशीन का यूसेज कितना है, स्टोरेज का, नेटवर्क ट्रैफिक कितनी है, सर्विस कितनी यूज़ हो रही है, इन सब बेसिस पर चार्ज किया जाता है। जो कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल रेट्स होते हैं, जो फिक्स यानी जो मंथली सब्सक्रिप्शंस होती हैं, और वेरिएबल रेट्स वो होते हैं कि जो आप पहले सर्विस इस्तेमाल करते हो और फिर उस बेसिस पर आपको चार्ज किए जाते हैं। बाद अगर आप कोई सर्विस लॉन्ग टर्म में लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या फिर बल्क में कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको उसकी बेसिस पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। उसके बाद जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो प्राइसेस को अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकती हैं, बात करके, बार्गेनिंग करके कम या ज़्यादा कर सकती हैं। पर्सनली अपने लिए कस्टमाइज़ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बनवा सकती हैं, और इन बेसिस पर उनको डिस्काउंट मिलता है।
बाद क्लाउड हमें एक और ये फैसिलिटी देता है कि मल्टीपल क्लाउड प्राइसिंग मॉडल्स हमारे पास होता है, मंथली होते हैं, पे पर यूज़ होता है, प्रीपेड प्लान्स होते हैं, तो डिफरेंट तरह के जैसा आपको सूटेबल हो आप प्राइस प्लान ले सकते हैं। अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, क्लाउड की जो कॉस्ट है वो सिर्फ इनिशियल फ़ेज़ पर डिफ़ाइन नहीं होती, बल्कि हम डिफरेंट फ़ेज़ेज़ में उसको अपने हिसाब से अगर हम अक्लमंदी से और मैच्योरली इस्तेमाल करें रिसोर्सेज़ को, तो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्राइस को। और वो कौन-कौन से फ़ेज़ेज़ हैं? डिज़ाइनिंग फ़ेज़, डिप्लॉयमेंट फ़ेज़, कॉन्ट्रैक्ट वाला फ़ेज़ और रिसोर्स यूसेज। इन शॉर्ट जो क्लाउड है वो आपको पैसे बचाता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसको एफ़िशिएंटली और अक्लमंदी के साथ मैनेज करें और उसको प्रॉपर यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एनालॉजी में एग्ज़ाम्पल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कार बाय करती हैं या फिर कोई कार रेंट करती हैं, तो फिर उसका क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। आप कोई कार बाय करते हैं यानी कि ऑन प्रेमिसेस आप ओन कर रहे हैं वो कार, तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट यानी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। और अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस आप रेंट करते हैं, तो उसकी यानी कि क्लाउड एज़ एन एग्ज़ाम्पल, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट अपफ्रंट कॉस्ट कम होती है। बाद जो ऑनगोइंग कॉस्ट होती है, अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो वो कम होती है, क्योंकि जब आपने खरीद ली तो उसके बाद आपको मेंटेन वगैरह करने के लिए शुरू-शुरू में इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। बट क्लाउड में कि आपने कार रेंट की होती है, तो आप जितनी देर कार यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो है, अगर आप कोई कार बाय करते हैं तो कम होता है, क्योंकि अब जो है वो आपकी अपनी ओन कार है। बट क्लाउड में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप मज़ीद दूसरी कार्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब आपको जिस हिसाब से जौन-सी कार चाहिए आप वो ले सकते हैं। लॉक इन रिस्क जो होता है वो कार जब आप कोई कार खरीदते हैं तो नहीं होता, बट क्लाउड में अगर आप कोई कार रेंट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक वेंडर के साथ स्टक हो जाए, जैसा कि हमने क्लाउड में और ऑन प्रेमिसेस में ऊपर डिफरेंस में पढ़ा था। उसके बाद मैनेजमेंट में जब आप कोई कार बाय करते हैं तो हर चीज़ आपके अपने हाथ में होती है, हर चीज़ आप खुद मैनेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाउड। जब आप कोई कार रेंट करते हैं तो हर चीज़ प्रोवाइडर हैंडल करते हैं, उसकी कंट्रोल में होती है, उसके हिसाब से मैनेज की जाती है। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद मूविंग ऑन टू द टेस्ट फेज़। मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगी और ऑप्शंस, और आपने उसके राइट ऑप्शंस कमेंट डाउन कर देंगे। सबसे पहला है, व्हिच कॉस्ट रेफर्स टू द मनी ऑलरेडी स्पेंड ऑन एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशंस मूव टू द क्लाउड। जो हमने एडिशनल कॉस्ट पढ़ी थी उसमें से ये एमसीक्यूज़ है, आपने वो कॉस्ट बतानी है जिसमें कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो रिकवर ना हुआ हो और ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पर मूव करना चाहती हो। Second MCQs है, which cloud usage metric is usually charged based on the amount of storage used over time. Third MCQs है, total cost of ownership TCO mainly includes which of the following. कौन कौन सी चीज़ों की कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में इंक्लूड होती है वो आपने बताना है। देन फोर्थ एंड लास्ट MCQs इज which cloud and life cycle phase mainly focuses on allocating and releasing resources to avoid unnecessary cost. लास्ट मॉड्यूल्स में हमने जब फेजेस पढ़े थे जिसमें हम अपने हिसाब से क्लाउड कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, वो कौन सा फेज था जिसमें रिसोर्सेज को अननेसेसरी रिसोर्सेज को एलोकेट या रिलीज करने की बात की जा रही थी, उस फेज का नाम बताना है आपने। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 31 यहीं पे एंड हो गया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।